ऑलराइट, चलो स्टूडेंट्स देखिए, इस लेक्चर में हम बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स जो है उनका आईयूपीएसी कंप्लीट करेंगे और साथ ही मैं आपको आज थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में भी आईयूपीएसी थोड़ा सा सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा नहीं है, आई गेस 2-3 है। आई गेस एसिड एनाहाइड्राइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है और नाइट्रो है, यही ग्रुप्स बाकी होंगे। और इसके अलावा जो ग्रुप्स मैंने बताया थे थायोल या फिर थायोईथर, ऐसे वो सारे ग्रुप्स 12th-11th में नहीं आते, इसलिए अभी हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूँ, ठीक है, तो वो रहा होगा आपके पास में एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड जो है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से आएगा सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिए, एसिड एनहाइड्राइड के अंदर जो ऑक्सीजन बीच में है ना, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके दोनों तरफ ना सेम ग्रुप होगा हमेशा। ऐसा नहीं होता कि ये ग्रुप अलग है ये ग्रुप अलग, हमेशा सेम ग्रुप होगा। तो आपको क्या करना है इनके आईयूपीएसी के दौरान कि आपको किसी भी एक को, क्योंकि दोनों सेम है, मैं समझ लेते हैं किसी एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कार्बन एटम्स देख के बता देंगे रूट वर्ड। ठीक है, फिर हम उसका सफिक्स लिखते हैं और हम लोग उसका प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसके सफिक्स में क्या करना होता है, आपको लिखना होता है ई रिमूव करके OIC एनहाइड्राइड। जैसे एसिड में कैसे OIC एसिड लिखते हैं, वैसे इसमें लिखना होगा ई हटा के OIC एनहाइड्राइड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो आपको मैं एक दो एग्जांपल और लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको फटाफट सारी चीजें जो है वो समझा सकूं। ठीक है, चलिए मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। देखिए वही है, बस मैंने थोड़ा सा अलग शेप में लिखा है। क्या ये स्ट्रेट है ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा बेंड करके रॉकेट शेप में लिखा है। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ इस तरह से भी लिख लेता हूँ एक कंपाउंड। ठीक है, चलिए ये 3 कंपाउंड काफी आएगा इस एग्जाम्पल के लिए, ये ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, देखिए इनके अंदर अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है उसको कनेक्ट कर पकड़ लेंगे। देखिए उसके दोनों तरफ सबको सेम ग्रुप दिखाई देंगे। मैं किसी एक ग्रुप को पकड़ लूंगा, इसके बारे में लिखूंगा। इसमें देखिए क्या है, एक कार्बन एटम है, तो मेरा जो रूट वर्ड है वो क्या बन जाएगा, मीथ। ठीक है, तो अल्केन टाइप मतलब सिंगल बॉन्डेड है कार्बन, इसलिए मैं करूंगा एन, ई हटा के, ई हटाना है और लिखना है ओइक एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा ओइक, और आगे लिखूंगा स्पेस करके एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या बना बेटा, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड में है यानी ये वाला, इसके दोनों तरफ देखो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो किसी एक ग्रुप को मान लेते हैं। इस ग्रुप को मैंने होल्ड कर लिया। इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, तो मैं कहूंगा कि प्रोप हो जाएगा अपना रूट वर्ड, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन, ये हटाना है और लिखना है ओइक, ओइक एनहाइड्राइड। इस तरह से आ जाएगा, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तीसरे वाले में देखिए, अगर मैं लिखूं इस ऑप्शन को होल्ड करके, तो दोनों तरफ सेम ग्रुप है, किसी एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं, मान ली इसको पकड़ लेते हैं। तो इसके अंदर कितने कार्बन आइटम है, 2 है, तो मैं कहूंगा 2 कार्बन है तो ईथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ई हटा दूंगा और क्या कहूंगा, ओइक एनहाइड्राइड। इस तरह से सही है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने लिखा है इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ किस तरह से मैंने ये एग्जांपल्स लिए। इस तरह से मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके कर सकता हूँ। ठीक है, बट आई गेस इतना इनफ है, इससे ज्यादा एग्जांपल्स कोई आपके बुक में मेंशन नहीं किए, लिखे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस काफी है। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिनका हमें आईयूपीएसी में लिखना है। वो फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा, ये रब करता हूँ जरा। उम्मीद करता हूँ आप साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे तो लिख रहे होंगे। ठीक है, तो अपना अगला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है साइनाइड। ठीक है, बहुत लोग साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं, NITRIL। ठीक है, साइनाइड का हो या नाइट्राइल का हो, फंक्शनल ग्रुप RC ट्रिपल बॉन्डेड टू N ही रहा होगा। ठीक है, और इसका अगर हमको आईयूपीएसी में लिखना है तो सारे वो रूल सेम है। रूट है, उसके बाद में आप क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, और फिर आप रूट के आगे क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। अब इसमें जो सफिक्स है, ध्यान रखना ये थोड़ा सा रूल हटके है। इसमें जो ई होता है, रूट वर्ड के पीछे ई हम लिखते हैं, वो ई को रिमूव नहीं करना होता है, वो ई को लिखना होता है, रिमूव नहीं करना होता है। और लास्ट में हम लिखेंगे नाइट्राइल। जी हाँ, आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्राइल। तो ई रिमूव नहीं करना होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लोग इसे भूल जाते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो देख लीजिए, सपोज मैंने कुछ इस तरह से एक एग्जाम्पल लिया है, दूसरा एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह से लेता हूँ। देखिए C ट्रिपल बॉन्डेड टू N। तीसरा एग्जाम्पल में मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। चलिए इसमें एक ब्रांच ले लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए।
अब यहाँ देखिए CN लिखा है, तो इसका मतलब कॉमन सेंस है ना कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। मैं हर बार इंडिकेट करके बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ। ठीक है, चलो तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो 2 कार्बन की आएगी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो रहा होगा इस तरह से। ठीक है, अगर रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, तो रूट वर्ड आ जाएगा ईथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैं लिखूंगा एन का। ई रिमूव करना है या लिखना है? ई लिखना है, ई को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, तो मैं जानबूझ के ऐसा अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपको एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करना है, मैं आपको याद रहे इसलिए कर रहा हूँ, ई लिखना है। और एन ट्रिपल बॉन्ड में होता है इसलिए हम कहेंगे नाइट्राइल। ठीक है, इसमें नंबरिंग का कोई फंडा नहीं है क्योंकि यहीं से नंबर 1 होएगा, क्योंकि वही कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। फिर मैं यहाँ देखिए अगर मैं देखता हूँ तो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरह से आएगा, तो प्रोप सिंगल बॉन्डेड है तो एन का ई लिखना होता है इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड एन की वजह से मैं लिख रहा हूँ नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, इसके अंदर देखिए लॉन्गेस्ट चेन देखूं तो ये कार्बन तो गिनना ही पड़ेगा, तो 1 2 3 ऐसे आ सकते हैं, तो फिर 1 2 3 ऐसे जा सकते हैं, तो मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नंबर 1 है, यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर 3 है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। सही है, तो रूट वर्ड में क्या आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई लिखना होता है इस फंक्शनल ग्रुप में, ये आपको याद रखना है। एन ट्रिपल बॉन्ड में इसलिए मैं कहूंगा नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और आप देख सकते हैं मिथाइल की ब्रांच लगी हुई है 2nd कार्बन पर, तो वो आगे लिखेंगे ना, क्योंकि जो ब्रांचेस होती है उनका लोकेशन और ब्रांच का नाम दोनों ही हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। सिमिलरली अगर 4th वाला देखो लॉन्गेस्ट चेन देखिए, ये कार्बन तो लॉन्गेस्ट चेन में होना चाहिए, तो आप 1 2 3 ऐसे जा सकते हैं, तो फिर 1 2 3 ऐसे जा सकते हैं, तो फिर अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूं तो 1 2 3 4 है, तो सबसे सही चेन जो करेक्ट आनी चाहिए वो कुछ इस तरह से आएगी, बाकी सारी चेन जो है वो गलत हो जाएगी। ऑब्वियसली इसको कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अगर 4 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या बन जाएगा बता, ब्यूट। अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो क्या आ जाएगा, एन का ई लिखना होता है इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्डेड है इसलिए मैं कहूंगा नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब ब्रांचेस देख लेते हैं जरा कि चेन के बाहर 2 मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप 2nd पोजीशन पर है, तो मुझे कहना चाहिए 2,2 डाई मिथाइल, उसको अच्छी तरह से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये नाम कुछ इस तरह से बनेगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट्स है सारे आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला फंक्शनल ग्रुप जो है वो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखिए मैं जरा इसको रब करता हूं। ठीक है, और हल्का सा एग्जांपल आपको एक सिखा देता हूं ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक है, चलिए अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो इससे मिलता जुलता है, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस जो अटैचमेंट है वो अलग है, दैट इज आइसोसाइनाइड, या फिर जिसे हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल। फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से होगा, आर एन ट्रिपल बॉन्ड टू सी रहेगा, यहाँ पर एन कनेक्टेड है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन से, वहां पर सी कनेक्टेड था, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ई लिखना होता है, बस नाइट्राइल के जगह अब आप लिखेंगे आइसोनाइट्राइल, कुछ इस तरह से। ठीक, तो चलिए अगर मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, 1-2 एग्जांपल काफी हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी तो चीजें आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि इतने टाइम से अगर आप ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इतनी चीजें तो हल्की हल्की समझ में आ ही रहेंगी। ठीक है, देखिए इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कनेक्टेड टू फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन का है, तो मैं लिखूंगा मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई लिखना चाहिए और लिखना चाहिए आइसोनाइट्राइल। अब देखिए मैं जब आइसोनाइट्राइल लिखता हूं ना, तो ये कार्बन ऑलरेडी उसके अंदर काउंट हो जाता है, ये 2 कार्बन, इसलिए मुझे ईथ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने कॉमन नेम में सीखा था। कॉमन नेम में ऐसा लिखना पड़ता है कि जितने कार्बन है वो मेंशन करने होते हैं। आईयूपीएससी में ऐसा नहीं है, आईयूपीएससी के अपने खुद के रूल्स है जिसके हिसाब से हम चलते हैं। अगर आपको कॉमन नेम में फिर से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके कॉमन नेम एक बार रिवाइज कर सकते हैं, सारे कंपाउंड्स का आपके पास सारा डेटा तो होगा ही। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 2nd कंपाउंड की बात करता हूँ तो लॉन्गेस्ट चेन कनेक्टेड टू फंक्शनल ग्रुप इज ऐसा। ठीक है, तो ये 2 कार्बन हो जाएगा तो ई, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई लिखना है। ठीक है, और एन से दिख रहा है तो आपको क्या लिखना है, आइसोनाइट्राइल। इट इज अंडरस्टूड कि आइसोनाइट्राइल में ये सी काउंट हो जाएगा, तो मुझे रूट वर्ड में इसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसका भी नाम हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब एक फंक्शनल ग्रुप और सिखाता हूँ आपको, जो कि है नाइट्रो। ठीक है, याद करो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप और सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका कॉमन नेम होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएसी नेम होता है, ऐसा मैंने आपको कहा था। तो चलिए देखते हैं उन दोनों का भी आईयूपीएसी है, बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ नाइट्रो अल्केन की बात, तो नाइट्रो अल्केन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि R बॉन्डेड टू NO2 होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लिखूं R बॉन्डेड टू X, तो आप कहेंगे अल्काइल हैलाइड,
अगर आप इसके आईयूपीएसी के रूल्स याद करें तो वो हम लोग ने हेलोजन को प्रीफिक्स में कंसिडर किया था। तो आप कंपाउंड कैसे लिखते थे, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ऐसा। तो हेलो जो था वर्ड क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, उसको आप प्रीफिक्स में लिखते थे। उसी तरह से जो नाइट्रो है इनका भी सफिक्स नहीं होता है, इनको भी सिर्फ प्रीफिक्स में लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे और प्रीफिक्स में हम इसे क्या कहते हैं, नाइट्रो। बाकी सारे रूल सेम है कि रूट वर्ड आएगा, सफिक्स आएगा, बस इसका सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, प्रीफिक्स में अगर कोई ब्रांच है और नाइट्रो भी प्रेजेंट है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं CH3NO2, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं कुछ इस तरह से CH3CH2NO2, तीसरा एग्जांपल कुछ ऐसा ले लेता हूं ब्रांच वाला, ठीक है, फोर्थ एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं। चलो ठीक है, चलो तो देखते हैं अभी कैसे करना है। इसका नाम देखिए अगर हम लोग, तो इसमें क्या आएगा, देखो रूट वर्ड एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा ए। इसमें सफिक्स नहीं होता है तो ई हटा के कुछ भी नहीं लिखना है। अब NO2 को हम कहते हैं नाइट्रो, उसको प्रीफिक्स में मेंशन करेंगे तो आगे लिख देंगे नाइट्रो। नंबरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। सिमिलरली अगर इसको देखूं तो ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन ऐसी आएगी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे ये 1 2, या नाइट्रो अगर यहाँ पर होता तो भी 1 ही करते क्योंकि नंबरिंग फिर यहाँ से शुरू होती है ना, इसलिए एक्चुअली इसमें भी कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली राइट नाइट्रो इथेन। अब यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरह से आएगी तो नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 1 पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है ना। तो देखिए कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो नाइट्रो को 2 ही नंबर आ रहा है तो इट इज फाइन। मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 और ये 3, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, उसके 2 पर है नाइट्रो तो ये आ जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बातें हैं मेरी सारी समझ में आ रही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, फोर्थ वाले के अंदर अगर हम देखें लॉन्गेस्ट चेन तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5 6, तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन में होते हुए ऐसे जाना होगा। ठीक है, जहां पर यहाँ से नंबरिंग करने पे नाइट्रो को सबसे कम नंबर मिलेगा इसलिए मैं ऐसा नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब 6 कार्बन है तो क्या कहेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो इन। अब देख सकते हैं ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो में एन होता है और डाई मिथाइल में एम होता है, डी नहीं दिखते एम दिखते। तो पहले एम आता है इसलिए एम का नंबरिंग करेंगे कि क्या आएगा बोलो 2,3 डाई मिथाइल, फिर कहेंगे 1 पर नाइट्रो और उसको कनेक्ट करेंगे हेक्सेन से, तो इस तरह से उसका नाम बनेगा फिर 2 3 डाई मिथाइल 1 नाइट्रो हेक्सेन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा ही आसान पॉइंट है, कोई बड़ी डिफिकल्ट बातें इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये रब करता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उम्मीद करता हूँ ये सब आपने लिखा ही होगा, साथ में मेरे लिख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी फंक्शन ग्रुप जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएस में, दैट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फंक्शन ग्रुप कुछ इस तरह से होता है R बॉन्डेड टू SO3H। ठीक है, इसे हम लोग सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। अब इनका जो नाम होता है एक्चुअली इनका कोई पर्टिकुलर आईयूपीएसी का रूल नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से सिखाता हूँ कि CH3SO3H लिखा होगा तो क्या लिखना चाहिए। ठीक है, CH3CH2SO3H लिखा होगा तो क्या लिखना चाहिए। एक ब्रांच वाला एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर देखो कुछ ब्रांच का सिस्टम है इस तरह से। ठीक है, और एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं ना, एक कार्बन का ग्रुप है तो मीथ एन पूरा लिखने का, अल्केन लिख देने का, जो भी कार्बन, एक कार्बन तो मीथेन लिख देने का, फिर स्पेस करने का और इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। तो ये हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड कुछ इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली इसका नाम क्या आएगा, देखो इसमें 2 कार्बन का ग्रुप है तो मैं कहूंगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आगे लिख देंगे सल्फोनिक एसिड। तो इनमें भी अगर मैं रूट वर्ड लिखूं तो उसके बाद में मैं जो सफिक्स लिखता हूँ, इस सफिक्स में आपको ई रिमूव नहीं करना होता है, ई लिखना होता है, बस उसके आगे आपको लिखना होता है सल्फोनिक एसिड। और अगर कहीं ब्रांच हुई तो ऑब्वियसली उसको आप प्रीफिक्स में मेंशन कर ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ देखता हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ऐसी आ रही है 3 कार्बन की, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर यानी 1, ये 2, ये 3। अब 3 कार्बन है तो मैं कहूंगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो कहूंगा एन, फंक्शनल ग्रुप ये होने की वजह से ई लिखूंगा और आगे लिखूंगा सल्फोनिक एसिड, तो ये हो जाएगा प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और 2 पर मिथाइल दिख रहा है तो मैं यहाँ आगे लिख दूंगा प्रीफिक्स में, दैट इज 2 मिथाइल।
तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। सेम वे इसका नाम क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 और इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है, तो ये सिंपली हो जाएगा ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो आई गेस ये तो सबसे इजी फंक्शनल ग्रुप था जिसका हमने आईयूपीएसी में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसी तरह से हम लोग ने सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो है आपके सिलेबस में उनका कॉमन नेम किस तरह से लिखते हैं वो भी समझ लिया और आईयूपीएसी नेम किस तरह से लिखते हैं वो भी समझ लिया। कॉमन नेम में फिर से रिवाइज करवाता हूँ। देखिए कॉमन नेम को लिखने का 2 तरीका है। हम लोग ऐसा ग्रुप बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप का जिसके अंदर कार्बन एटम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कौन हो गया, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अमाइन, ईथर, ये सारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज एसिड, एल्डिहाइड, ठीक है, एस्टर, ऐसा सब। कीटोन भी ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है, पर हम लोग उसको प्रीवियस वाले कैटेगरी में ऐड करते हैं। और उनका आईयूपीएसी कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाया है। ठीक है, हेड लिखते हैं, टेल लिखते हैं, एक्सेट्रा, सारी चीजें आपको क्लियर करवाई है। फिर हम लोग ने आईयूपीएसी शुरू किया। आईयूपीएसी भी हम लोग ने आज यहाँ पर सभी फंक्शनल ग्रुप का अच्छी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स अच्छे से देखेंगे, पेशेंसली देखेंगे आसानी से, तो आपको सारी चीजें इतनी अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको आ जाए तो आप उसका अच्छे से आईयूपीएसी नेम लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से हम लोग ने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया था। और इनफैक्ट मैंने आपको होमवर्क जो एक्चुअली एग्जाम आपका हुआ उसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी डाला था कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन किस तरह से था, एक था ओपन चेन, एक था क्लोज चेन। ओपन चेन के अंदर आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइन, ये चीजें सिखाई थी। बच्चे क्लास से आपको जब बोला गया क्लासिफिकेशन लिखने के लिए तो मैंने देखा बच्चों का पेपर चेक करते हुए वो लोग क्लोज चेन का क्लासिफिकेशन ही नहीं लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लोज चेन का भी क्लासिफिकेशन लिखना होगा ना, आपको हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कहा था। तो क्लोज चेन के क्लासिफिकेशन में भी लोग कोई लोग क्लोज चेन का क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं लेकिन उसके अंदर सारी चीजें मिसिंग है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, क्लोज चेन के अंदर क्या आता है, एक होमोसाइक्लिक आता है, एक हेट्रोसाइक्लिक आता है। होमोसाइक्लिक यानी ऐसी चेन जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम होगा, और हेट्रोसाइक्लिक यानी ऐसी चेन जिनके अंदर कार्बन एटम के अलावा एक हेट्रो एटम जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहा होगा। ठीक है, अब उसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन था। होमोसाइक्लिक वाले में 2 तरह था, एक जिसमें कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होती है जिसे हम होमो एलिसाइक्लिक कहते हैं, और एक जिसमें स्पेशल सिस्टम होती है जिसे हम कहते हैं होमो एरोमेटिक। अब होमो एरोमेटिक में भी क्लासिफिकेशन था कि वो 6 मेंबर का है तो बेंजीनॉइड, अगर 6 मेंबर से कम या ज्यादा है तो नॉन बेंजीनॉइड। और सेम क्लासिफिकेशन हेट्रो में भी था कि हेट्रोसाइक्लिक के अंदर अगर कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है तो उसे हम कहेंगे हेट्रो एलिसाइक्लिक, और अगर स्पेशल ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का सिस्टम है तो उसे कहेंगे हम हेट्रो एरोमेटिक, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन था कि 6 मेंबर का होगा तो बेंजीनॉइड, 6 से कम ज्यादा मेंबर हो गए तो नॉन बेंजीनॉइड, जिसका मैंने एग्जांपल वगैरह लेके भी बहुत अच्छे से आपको सिखाया था कि किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। खैर मैंने एग्जांपल एक्सपेक्ट नहीं किया था एग्जाम में कि आप लिखेंगे एग्जांपल्स उनका, बस वो क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जरा सा साइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो लेट मी राइट सम कंपाउंड्स ऑन द बोर्ड एंड देन विल राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ सभी कंपाउंड्स के अंदर अगर देखें मैंने सारी एक ही कैटेगरी का कंपाउंड दिए क्योंकि यही आपको अभी पढ़ना है इस फिलहाल के लिए। तो सपोज ये कंपाउंड देख लेते हैं। इस कंपाउंड में देखिए ये कंपाउंड साइक्लिक है वो हमें पता है। अब जो साइकिल के मेंबर है यानी जिससे साइकिल बनी हुई है, चेन बनी हुई है साइक्लिक चेन, वो देखिए कार्बन 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 है। अगर सारी चेन कार्बन की वजह से कहेंगे होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक के अंदर अगर कोई स्पेशल टाइप की सिस्टम होती है जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड सिस्टम। ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? नहीं। अगर आपको ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये नॉर्मल कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं होमो एलिसाइक्लिक। तो देखिए ये कौन से कैटेगरी के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं हम लोग? सम होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। यही पढ़ना है फिलहाल के लिए, आगे भी होते हैं बाकी सारे भी पढ़ना है, पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं एक एक करके कवर करते जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसको मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें देखिए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो आप कहेंगे चेन तो नहीं है इसमें साइकिल है। तो लॉन्गेस्ट साइकिल कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 कार्बन का है। सही है, तो अगर आपका 5 कार्बन है तो आपको रूट वर्ड में लिखना चाहिए पेंट। ठीक है, फिर सफिक्स में क्या लिखना चाहिए? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग देखिए सारे बॉन्ड सिंगल है तो आपको लिखना चाहिए एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। पर आपको पता कैसे चलेगा कि पेंटेन में 5 कार्बन वाला कंपाउंड ओपन चेन है और क्लोज चेन है? आपको पता है ये क्लोज चेन है, तो इसके नाम से भी पता चलना चाहिए। तो नाम के आगे हम लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है क्लोज चेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CYCLO साइक्लो और उसको P से ज्वाइन करूंगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। तो ये कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सेम वे अगर आप देखिए सेकंड कंपाउंड में मैंने बॉन्ड लाइन लिखा है तो आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड है
और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इस चेन के बाहर है, तो ये अपना ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच। ठीक है, और ये अपना मेन चेन। तो 6 कार्बन का चेन है, इसलिए मैं कहूंगा हेक्स या साइक्लोहेक्स। साइक्लिक है इसलिए मुझे कहना चाहिए साइक्लोहेक्स। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स। अब सारे बॉन्ड सिंगल है ना इसके अंदर, इसलिए मैं कहूंगा एन, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब ये मिथाइल ग्रुप जो है वो बाहर है, तो इसको मुझे प्रीफिक्स में लिखना चाहिए क्योंकि ब्रांचेस को हम आगे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब सवाल ये है कि क्या मुझे इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी? हाँ, देखिए ये जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ये कार्बन को हम लोग चेन में कंसीडर करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं साइकिल की। अब ये मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ होता तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता, तो ये 1 ही रहता। इसका मतलब अगर मैं देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, ये इस तरह से कंपाउंड है। अगर मैं मिथाइल ग्रुप यहाँ लिखूंगा तो देखिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है ना, क्योंकि अगर ये लिख रहा हूँ तो यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रांचेस को सबसे कम नंबर आनी चाहिए। हाँ कि ना? इसका मतलब ये लिखूं एक ही बात है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखता ना तो भी ये और ये कंपाउंड सेम होता। अच्छा, इस कंपाउंड को मैं अगर ऐसे लिखता ना तो भी ये और ये कंपाउंड सेम होता है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि किस तरह से आप जो ग्रुप है कहीं पर भी लिखोगे तो सेम ही कंपाउंड बन रहा है, बिकॉज एक ही ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं? तो यहाँ पर फिर से जो कंपाउंड था वो लिख देता हूँ मैं। एनीवे, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर 1 लिखने की एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं, आप लिख के आएंगे 1 तो कोई रॉन्ग नहीं देगा, बट नहीं लिखना चाहिए, कॉमन सेंस है। तो ये मिथाइल की ब्रांच है इसलिए मुझे आगे लिखना चाहिए मिथाइल और उसको अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए सी से, तो ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं आप, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूं साइक्लिक तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर से साइक्लोहेक्सेन तो आने ही वाला है। इस बार ब्रांचेस देखो 2, एक है मिथाइल की ब्रांच और एक है इथाइल की ब्रांच। ये ई से चालू होता है, ये एन से चालू होता है। अब नंबरिंग करें तो किसको करें? नंबरिंग अपने को इस चेन को करना है, साइक्लिक चेन को। तो ये एम है और ये ई है, किसको छोटा नंबर मिलना चाहिए? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था नंबरिंग अगर करनी है तो जो बड़ा ग्रुप होता है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप 2 कार्बन वाला है, मिथाइल ग्रुप 1 कार्बन वाला है, बड़ा ग्रुप इथाइल है इसलिए उसको 1 नंबर मिलना चाहिए। तो अगर आप 1 नंबर देंगे और इस तरफ जाएंगे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो देखिए इथाइल को 1 आ रहा है लेकिन मिथाइल को कौन सा नंबर आ रहा है? 5 नंबर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से नंबरिंग करते, देखिए कि इथाइल को आपने 1 दे दिया, अब आप इस तरफ से नंबरिंग करते तो ये हो जाता 2, ये हो जाता 3, ये हो जाता 4, ये हो जाता 5, ये हो जाता 6। तो मिथाइल को कौन सा नंबर आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है। तो कौन सा नंबरिंग कम है? 3 वाला कम है। तो आपको हमेशा कम से कम नंबर देने की ट्राई करनी होती है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ नंबरिंग इज करेक्ट। ये 1 है, ऊपर जाना चाहिए आपको 2 3 4 5 करते हुए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, मैं लिखूंगा 2 पर इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है इसलिए वो लिखना चाहिए। फिर मैं लिखूंगा 3 पर मिथाइल। ठीक है, देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड पर ये दिखाई दे रहा हो। ओ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप समझ तो गए ही होंगे, मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूँ इसको। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से, तो इसका नाम आ जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए 4th वाले में आते हैं। यहाँ देखिए, आप देखें लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5 की है, तो मुझे लिख लेना चाहिए कि ये साइक्लो, 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब आप देखिए मिथाइल मिथाइल और इथाइल, मुझे किसको कम नंबर देना चाहिए? बड़े ग्राम। तो बड़े वाला ये है 1। अब देखो यहाँ से जाएंगे तो क्या आएगा? 2 3 4। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4। कहीं से भी जाओ 3 4 ही आने वाले हैं मिथाइल को। तो यहाँ से जाते हैं 2 3 4 एंड 5। तो देखिए क्या लिखना चाहिए? 1 पर इथाइल, करेक्ट है, 3,4 पर डाई मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 5th वाला देखिए, इसमें मैंने डबल बॉन्ड दिया है, तो सही बात है, आपको देखना चाहिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्स। ठीक है, अब एन नहीं कहेंगे, एन यानी सिंगल बॉन्ड होता है ना। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको क्या कहना चाहिए? इन। अब सवाल ये कि नंबरिंग कहाँ करेंगे? देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड, तो उसके कार्बन को कम से कम मिलना चाहिए। पर से डबल बॉन्ड तो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में है, तो कम नंबर यानी 1 नंबर किसको मिलना चाहिए? देखिए अगर आप 1 नंबर यहाँ देंगे, मान लेते हैं क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 ही है, यहाँ देते हैं 1 नंबर। तो अब आपको सोचना है कि आपको नंबरिंग करते हुए इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। इसका मतलब क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है। तो देखिए आपको डबल बॉन्ड को कवर करना होता है। देखिए 1 के बाद ये डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन यहाँ है ना, तो यहीं पे 2 आना चाहिए। आप नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते कि ये 1 है ये 2 है, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए फंक्शनल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन के बीच में यानी बाजू बाजू के कार्बन होना चाहिए ना। अगर आप ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? 1 और 6 के बीच में। 1 और 6 बहुत बड़े बड़े और बहुत दूर दूर नंबर है। और अगर मैं इस तरह से नंबरिंग करता हूं, देखिए कि मैं डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलता हूं, देखिए 1 के बाद ये 2 के बाद 3 4 5 6, तो देखिए एग्जैक्टली एडजेसेंट यानी बाजू बाजू के कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जो कि सही तरीका है नंबरिंग करने का।
इसलिए आपको डबल बॉन्ड को कवर करते हुए नंबरिंग करना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्स। अभी देखिए ये जो है 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर कौन है 1, वही तो आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ रहा है। ये नंबरिंग ऐसा लिख के बताने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी और मिथाइल ग्रुप भी है, तो आपको ब्रांच को कम नंबर देना चाहिए या फंक्शनल ग्रुप को? फंक्शनल ग्रुप को। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में ये वाला कार्बन भी इन्वॉल्व है, ये वाला कार्बन भी इन्वॉल्व है। अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो मुझे इसको ही 2 देना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को कवर करना होता है ना, ऊपर थोड़ी 2 दे सकते हैं, इसको भी कवर करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए आपको क्या लोकेशन आ रहा है, अल्कीन को 1 आ रहा है और मिथाइल को 6 आ रहा है। सही बात है, ठीक है। और इसकी जगह अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हैं, मान लेते हैं कि आप ऐसे नंबरिंग करते हैं कि ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व, ये फंक्शन ग्रुप वाला, इसलिए 1 देता हूं। अब आप इस तरह से जाइए कि तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 5 और ये 6। तो देखिए आप अल्कीन को तो अभी भी 1 ही आ रहा है, पर अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप जो है उसको 3 आ रहा है। सही बात है। तो ये नंबरिंग सिस्टम करेक्ट होगी, क्योंकि यहां से नंबरिंग करने पे, इस तरह से नंबरिंग करने पे सभी को कम नंबर आने की संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, साइक्लोहेक्स। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन कहां पर है, 1 पर है, तो इसकी साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, और 3 पर क्या आ रहा है, मिथाइल, इसलिए मैं कहूंगा आगे 3 मिथाइल, क्योंकि ब्रांचेस को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। उम्मीद करता हूँ कि बड़ा आसान लग रहा होगा, बड़ा इजी सा है, ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, 7th वाला देखिए। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। तो मुझे सोच समझ के बताइए कि डबल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए या तो इस कार्बन को 1 नंबर आना चाहिए या तो इस कार्बन को नंबर 1 आना चाहिए। आप बताइए कौन से कार्बन का नंबर 1 आना चाहिए। देखिए अगर मैं इस कार्बन का नंबर 1 देता हूँ तो बड़े ग्रुप को छोटा नंबर भी आएगा और डबल बॉन्ड को 1 नंबर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन को नंबर 1 देना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2 यहाँ पर देना चाहिए या डबल बॉन्ड को कवर करते हुए। तो ऑलवेज याद रखिए डबल बॉन्ड को कवर करते हुए, यानी यहाँ पर 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो नाम क्या आएगा बोलो, साइक्लोहेक्स। ठीक है, 1 पर क्या है, इन, 1 पर इथाइल है और 2 पर मिथाइल है, तो आगे लिखना चाहिए 1 पर इथाइल है और 2 पर मिथाइल है। कुछ इस तरह से, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खिचड़ी पिचड़ी, बट आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। ठीक है, तो इस तरह से आएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1। ठीक है, चलिए 8 वाला देखिए, इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो कोई बात नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्स, क्योंकि साइक्लिक है। ठीक है, सारे बॉन्ड सिंगल है तो हम क्या कहेंगे, एन। तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ऑब्वियसली एक ही वर्ड है पूरा। ठीक, अब ये देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है हेलोजन। तो Cl है तो हमें क्या कहना चाहिए, आईयूपीएससी में हमने पहले भी सिखाया कि हेलोजन को हम कहते हैं हेलो क्लोरो। तो ये क्लोरीन है, इसके लिए क्लोरो। तो अभी ये 1 पोजीशन पर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं देगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, जिसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। जैसे 9th एग्जांपल में देखो मैंने कौन सा फंक्शन ग्रुप दिया है, OH, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो देखिए इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन में ब्रांच को कम नंबर देना चाहिए या अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को? आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को भाई सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये अल्कोहल का जो कार्बन है इसको 1 नंबर दे दिया। अब देखिए अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे 1 2 3 4, तो मिथाइल को 4th नंबर आ रहा है। और अगर आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी 1 2 3 4, तो मिथाइल को 2 आ रहा है। तो कौन सा नंबर इनकरेक्ट है, जहां से ब्रांचेस को कम नंबर मिलता है। तो ये 1 2 3 4, तो बोलो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो इसलिए मैं साइक्लोब्यूट लिख रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड है तो मैं एन लिख रहा हूँ। और आपको पता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका सफिक्स क्या होता है, ऑल। ठीक है, तो इसका ई रिमूव करेंगे। ठीक है, और ऑल लिखेंगे जिसकी पोजीशन है 1, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, और यहाँ 2 पर मिथाइल। सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर ओपन चेन की जगह कौन सी चेन है, साइक्लिक चेन है, इसलिए एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सारे फंडे हैं अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। इस तरह से मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकता हूँ साइक्लिक कंपाउंड पर और उसका नाम आपको देने के लिए बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से बैठी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। देखिए कुछ बच्चों के डाउट जो है वो मैं जानता हूँ, आपने भेजा है मुझे बहुत सारे डाउट्स, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं और मैं सबका डाउट करते करते मेरा टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्लीज पेशेंस रखिए, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आई एम इग्नोरिंग, आई नेवर इग्नोर मैसेज ऑफ माय स्टूडेंट्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स आई एम रियली वेरी स्टक अप। ठीक है, तो मैं आपको सारे डाउट्स करूंगा धीरे धीरे क्लियर। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। इसका होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आप होमवर्क में इसके एग्जांपल सॉल्व करिए जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिससे क्या होगा आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने का एक बार रिवीजन मिल जाएगा, उसका सफिक्स का एक बार रिवीजन मिल जाएगा और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग अभी होमवर्क देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये कंपाउंड देखिए, इसमें आप देखेंगे कि NH2 ग्रुप यहाँ पर कनेक्टेड है और इसमें 6 कार्बन आइटम है।
तो 6 कार्बन इसलिए मैं कहूंगा साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्डेड इसलिए मैं कहूंगा एन। तो इसका ई हटाना चाहिए क्योंकि अमाइन फंक्शनल ग्रुप 1 पर है, तो 1 लिखेंगे तो चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और हमें ई हटा के लिखना चाहिए अमाइन। ठीक है, इट इज कॉमन सेंस कि ये 1 पर ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पर 1 नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन अमाइन। सिमिलरली इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो बड़ी चेन है, और ये ईथर ग्रुप को हम लोग पढ़ते हैं मिथऑक्सी, है ना। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथऑक्सी ग्रुप, है ना। ईथर्स में हमने पढ़ा है कि इसको कैसे करते हैं, मिथऑक्सी। तो ये साइक्लोहेक्स हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या आएगा, मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरह से 1 लिखने की जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड कि मिथॉक्सी ग्रुप 1 पर ही होगा, तो कॉमन सेंस है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप और 2 ब्रांच है, तो ऑब्वियसली अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर यानी 1 नंबर मिलना चाहिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ही इन दोनों को कम नंबर मिलेगा, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका नाम हो जाएगा, बोलो 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला फंक्शन ग्रुप देखिए कि साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पर 4 कार्बन का चेन है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है वो एक्चुअली इस चेन के बाहर है, इसलिए इसको लिखने का थोड़ा तरीका ध्यान से सुनिएगा। जिसके अंदर भी फंक्शन ग्रुप का कार्बन इस साइकिल के बाहर होता है उसके लिए कैसा लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑब्वियसली यही नंबर 1 आएगा, 2, 3 और 4। तो देखिए, इसका नाम आएगा साइक्लोब्यूटेन का आप ई लिखेंगे, ई रिमूव नहीं करेंगे। और यहाँ पर कार्बन बाहर है, इसलिए मैं कहूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग यहाँ पर ओइक एसिड ऐसा नहीं लिखते, हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन जो है वो बाहर की तरफ है, तो कार्बन ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखिए, यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का चेन है। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो चेन के बाहर है, तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन 1 आएगा, ये 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबरिंग आएगी। आई गॉट इट। तो ये 5 कार्बन है, तो मुझे लिखना चाहिए साइक्लो, 5 कार्बन इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन का ई रिमूव नहीं करेंगे। यहाँ पर अल्डिहाइड का जो कार्बन है वो एक्चुअली चेन के बाहर है, इसलिए मैं अल्डिहाइड के लिए अल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड ऐसा लिखना होगा हमें। ठीक है, इस तरह से इसका रूल है कि कार्बन बाहर है ना, तो ऐसा स्पेल करके लिखना होगा कार्बल्डिहाइड इस तरह से। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अब देखिए 2 पर मिथाइल है तो वो आगे आ जाएगा क्योंकि वो एक ब्रांच है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। इस तरह से जिसमें भी कार्बन बाहर होता है ना, उसलिए कार्बन मेंशन करके ऐसा लिखा जाता है। इसमें बड़ा आसान रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर देखिए ये कीटोन का फंक्शन रूप है, क्योंकि मुझे C डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर जो कार्बन है वो ऑलरेडी चेन के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे कार्बन बाहर से लिखना नहीं पड़ेगा। तो सिंपल है ना, 6 कार्बन है तो मैं कहूंगा साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्डेड है तो एन का ई हटाकर मैं लिखूंगा 1 लिखने की एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है ये यहाँ होगा तो भी 1, यहाँ होगा तो भी 1, कहीं भी होगा तो भी 1 ही रहेगा, क्योंकि उसी को कम नंबर मिलना चाहिए ना। तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन ओन। यहाँ पर मुझे बाहर कार्बन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का वो ऑलरेडी चेन में इन्वॉल्व है। ठीक है, 7th वाला देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन का ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन, ये देखिए अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन बाहर है, इसके लिए मुझे इसमें कार्बन ऐसा मेंशन करना होगा। तो नंबरिंग अगर कहूँ तो ये फंक्शनल ग्रुप को 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 कार्बन तो मुझे लिखना चाहिए साइक्लो ऑक्ट, सिंगल बॉन्डेड है तो एन का ई लिखूंगा। और इसको क्या लिखना चाहिए, अब मैं ई हटा के अमाइड नहीं लिखूंगा, ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन बाहर है, इसलिए ई लिखना चाहिए मुझे, रिमूव नहीं करना चाहिए। और लिखना चाहिए कार्बमाइड, कार्ब AMIDE कार्बमाइड, इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और 2 पर मिथाइल है जिसको मैं आगे भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोऑक्टेन कार्बोमाइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम हम लिखते हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा नहीं पूछते 11th 12th में। ठीक है, IUPAC नॉर्मल कंपाउंड्स के पूछते हैं जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए IUPAC सीखने के पीछे राज क्या था। आगे जाके हम जब बढ़ेंगे तो 11th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर आप जब 12th में आएंगे तो आपको चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स पे, फिर आपको चैप्टर है अल्कोहल्स पे, फिनॉल्स पे, ऐसा हर एक फंक्शनल ग्रुप पे एक चैप्टर है अपने को। तो उसके अंदर भी IUPAC जो है हम लोग वापस सीखने ही वाले हैं। तो सर आप यहाँ पर क्यों सिखा रहे हो, मैं यहाँ पर इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपका जो बेस है वो यहाँ स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स होने वाले 11th में, 12th में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, वहां पर आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिले। देखिए जब बच्चे वहां पर पहली बार पढ़ेंगे और आप यहाँ पर ही पहली बार पढ़ रहे हैं, वहां पर आप दूसरी बार पढ़ेंगे 12th में, तो इसका मतलब क्या, आपका बेस आपका स्ट्रांग एकदम मजबूत रहेगा। ठीक है, जो बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ते, मजाक करते, अभी ये सब लाइटली ले लेते हैं, बोलते हैं सर बहुत पढ़ा रहे ये
और छोड़ देते हैं, फिर 12th में उनका ना बैंड बज जाता है। क्योंकि अगर 12th में मुझे 11th की चीजें आपको सिखानी पड़ी तो आप 12th में क्या पढ़ेंगे, 12th का कब याद रखेंगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये सब्जेक्ट बहुत ही कंटिन्यूस और बहुत ही वास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से धीरे धीरे सारी चीजें समझ के चलनी है और इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में, रिविजन में जरूर रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे मैं थोड़ा सा आपको लेके जाता हूँ। सो देखिए बच्चों, सपोज अभी कबर ऐसा मैंने कोई कंपाउंड दिया आपको कि देखिए इसमें कार्बन की ये चेन है, ठीक है, CH3, ये CH2, इस तरह से ये CH3। अब देखिए इस कार्बन पर है ना अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन पर है ना मान लेते हैं अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगा है NH2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर एक नहीं बल्कि दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है अल्कोहल और एक है अमाइन। तो जब ऐसा हो रहा होगा कि एक ही कंपाउंड के अंदर एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज्यादा, देखिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई Cl यानी एकतिल, चलो ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया हैलोजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही चेन के अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी फंक्शनल कंपाउंड। मल्टी फंक्शनल यानी विच आर हैविंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स को मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर देना है तो इनके रूल्स क्या होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो मल्टी फंक्शनल कंपाउंड के अंदर ध्यान रखिए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप तो होने ही वाला है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उनका IUPAC कैसे देते हैं वो अब तक हमने सीखा। अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो कैसे IUPAC लेंगे, ध्यान से सुनिए। इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स में से आपको सिर्फ एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है जो सबसे प्रायर है, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। जैसे यहाँ पर अल्कोहल, क्लोरीन और अमाइन के अंदर मैं कहता हूं कि अल्कोहल का प्रायोरिटी इज वेरी हाई, या फिर अल्कोहल की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में ये मान लेते हैं इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा यानी 1 नंबर दे रहा हूं, ठीक है। ये जो है वो 2nd नंबर पर आएगा और ये जो है वो 3rd नंबर पर आएगा, इस तरह से इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा होता है या जो सबसे प्रायर में होता है ना, उसे हम कहते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, या फिर उसे हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी यानी अहम, सबसे फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और उसके अलावा जो भी है, चाहे वो इसके 2nd नंबर में हो, 3rd नंबर में, कोई भी, जैसे हाइड्रोजन और अमाइन, ये दोनों के दोनों जो है ना, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। क्या कहेंगे इसे हम, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अभी ऐसे कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए, देखिए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, सिर्फ इसका सफिक्स लिखा जाता है, ठीक है। और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल, ठीक है। जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, इनको ऐसे सफिक्स नहीं, इनको कहाँ लिखा जाता है, प्रीफिक्स में लिखा जाता है। और प्रीफिक्स में तो हम ऑलरेडी ब्रांचेस जो होते हैं वो तो लिखते ही है। हाँ, इस बार इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को भी हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि सभी से स्ट्रॉन्ग यानी सभी से प्रायोरिटी या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसी का नाम सबसे पीछे लिखेंगे, पीछे यानी सफिक्स में। और उनके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनको ब्रांच की तरह ट्रीट कर देंगे, और ब्रांच की तरह उनका नाम भी कहाँ जोड़ देंगे, प्रीफिक्स में। और ऑब्वियसली प्रीफिक्स लिखते टाइम पे हमें उसका लोकेशन लिखना होता है, साथ ही में उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर भी देखना होता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज आपको पता है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कितने भी फंक्शनल ग्रुप दिया हो कंपाउंड के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसे हम सफिक्स में लिखा करेंगे, और जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होगी उसे हम प्रीफिक्स में लिखा करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स में उनको कैसे लिखेंगे, जैसे ये NH2 है, इसको प्रीफिक्स में अमाइनो ऐसा लिखा जाता है। और जो हाइड्रोजन है इसको तो प्रीफिक्स में आपको पता ही है, क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मुझे अमाइन का सफिक्स लिखना होता तो अमाइन ही लिखते, ई हटा के अमाइन, इस तरह से। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का है ना, सफिक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, प्रीफिक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन सफिक्स किसका लिखना चाहिए, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। जैसे अल्कोहल के प्रायोरिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है तो उसको मैं पीछे लिखूंगा, और बाकी को मैं ब्रांच की तरह ट्रीट करके कहाँ लिखूंगा, प्रीफिक्स में। पर सर एक बात बताओ, आपको पता कैसे चला कि इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल सबसे ज्यादा प्रायर वाला है, उसके बाद में अमाइन है और उसके बाद में क्लोरो है। ऐसा भी तो हो सकता था कि अमाइन सबसे ज्यादा प्रायर है, ऐसा नहीं है। देखिए आपको एक लिस्ट लर्न करना होगा जिसमें हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की लिस्ट होगी। तो वो जो लिस्ट है उसके अंदर से मुझे याद है कि अल्कोहल जो है वो हाई प्रायोरिटी में आता है अमाइन के मुकाबले, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, इसको कम प्रेफरेंस मिलेगा। और अमाइन और क्लोरीन के अंदर अमाइन ज्यादा प्रेफरेंस में, क्लोरीन कम प्रेफरेंस में। पर खैर इन तीनों के अंदर अगर मैं देखूं तो अल्कोहल सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है, तो मुझे बाकी के प्रेफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। मुझे सभी फंक्शनल ग्रुप कितने भी हो, चाहे एक ग्रुप में 10 फंक्शनल ग्रुप भी हो, मुझे तो सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है।
सर हमें भी वो लिस्ट बताइए जिसके अंदर आपको पता चल गया कि अल्कोहल जो वो ज्यादा प्रायोरिटी में है, अमाइन जो है कम प्रायोरिटी में है। तो ठीक है, मैं ये बोर्ड रब करता हूँ और एक लिस्ट लिखता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कितना प्रायर है, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो जरा देखिए मैं बोर्ड पर अच्छी तरह से वो लिस्ट को लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने चार्ट लिखा हुआ है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कितनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं एक एग्जांपल भी सॉल्व करके बताऊंगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बस पैनिक मत हुई, आराम से सुनिए ध्यान से। ठीक है, ये सब चीजें लर्न करनी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आईयूपीएससी और मल्टी फंक्शनल ग्रुप में मैं आपको सिखाता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कम प्रायर है। देखिए, सभी फंक्शनल ग्रुप में सबसे प्रायोरिटी वाला, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगा एस्टर, एस्टर के बाद आएगा असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड के बाद आएगा अमाइड। आप देख सकते हैं ये सारी एसिड फैमिली, एसिड, एस्टर, असाइल हैलाइड और अमाइड। उसके बाद में आएगा साइनाइड, साइनाइड के बाद में आएगा अल्डिहाइड। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट एसिड, उससे कम इंपॉर्टेंट एस्टर, उससे कम इंपॉर्टेंट असाइल हैलाइड, उससे कम इंपॉर्टेंट अमाइड, उससे कम इंपॉर्टेंट साइनाइड, उससे कम इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास बोर्ड खत्म हो गया, इसलिए इससे कम इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए कीटोन। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन रखे ना बीच में, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, पर मेरा बोर्ड खत्म हो गया इसलिए देखिए अल्डिहाइड से कम इंपॉर्टेंट कौन है, कीटोन है, कीटोन से कम इंपॉर्टेंट अल्कोहल है, अल्कोहल से कम इंपॉर्टेंट अमाइन है, अमाइन से कम इंपॉर्टेंट ईथर है, ईथर से कम इंपॉर्टेंट अल्कीन है, फिर अल्काइन, उससे कम इंपॉर्टेंट अल्काइल हैलाइड और सबसे कम इंपॉर्टेंट है नाइट्रो अल्केन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे कम इंपॉर्टेंट नाइट्रो अल्केन। तो ये ऑर्डर जो है वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है एस्टर, फिर आता है असाइल हैलाइड, फिर आता है अमाइड, फिर आता है साइनाइड, फिर आता है अल्डिहाइड। उसके बाद में आता है कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, फिर आता है ईथर, फिर आता है डबल बॉन्ड यानी अल्कीन, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन, फिर आता है हैलाइड, अल्काइल हैलाइड आई मीन, और उसके बाद में आता है नाइट्रो। तो ये ऑर्डर जिस तरह से मुझे याद है, आपको भी बहुत अच्छी तरह से ये याद होना चाहिए। अब देखिए ये ऑर्डर तो आप याद कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर प्रीफिक्स लिखना चाहूँ, सपोज किसी वजह से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को आगे लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, तो मैं लिखूंगा कार्बोक्सी। और अगर मुझे सफिक्स लिखना है वो तो आपको पता ही है कि क्या होना चाहिए, ओइक एसिड। ये हटाएंगे और ओइक एसिड लिखेंगे। सफिक्स आपको सबका पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिखाया है। प्रीफिक्स आप देख लीजिए। एस्टर को सपोज किसी वजह से मुझे प्रीफिक्स में लिखना है, वो क्या वजह होगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनिल। और सफिक्स में क्या लिखते हैं वो तो आपको पता है कि हम O8 लिखते हैं, ई हटाते हैं और O8, जैसे मिथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, ऐसा सीखा है हमने। ठीक है, असाइल हैलाइड को अगर मुझे किसी वजह से प्रीफिक्स में लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा हेलो कार्बोनिल, यानी क्लोरीन होगा तो क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोकार्बोनिल, आयोडीन होगा तो आयोडोकार्बोनिल, इस तरह से। और सफिक्स में मुझे पता है, आपको बताया है कि इसे लिखते हैं ऑयल हैलाइड, मीथेन ऑयल हैलाइड, इथेन ऑयल हैलाइड, प्रोपेन ऑयल हैलाइड, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने जरूर देखा था। अमाइड के बारे में बात करता हूँ। सपोज किसी वजह से अगर अमाइड को मुझे प्रीफिक्स में लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा कार्बमॉइल। क्या लिखना पड़ेगा, कार्बअमॉइल। और अगर सफिक्स में लिखना है तो वो तो आपको पता है कि AMIDE अमाइड, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, साइनाइड को अगर किसी वजह से मुझे प्रीफिक्स में लिखना पड़ा तो हम लिखेंगे साइनो, CYANO, साइनो। और अगर सफिक्स में लिखना है तो आज ही हमने देखा कि उसे हम लिखते हैं नाइट्राइल, NITRILE। ठीक है, अल्डिहाइड को अगर मुझे किसी वजह से प्रीफिक्स में लिखना है तो उसे मैं कहूंगा फॉर्माइल, FORMYL, फॉर्माइल। ठीक है, और किसी वजह से अगर मुझे उसको सपोज लिखना पड़ा सफिक्स में तो हम क्या लिखते हैं, ऑलरेडी अल, ये हटाते हैं और अल लिखते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया ही है। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन के अंदर अगर मुझे किसी वजह से कभी प्रीफिक्स लिखना पड़ा तो मैं लिखूंगा ऑक्सो, OXO। और सफिक्स लिखना पड़ा तो मुझे लिखना पड़ेगा ओन, ONE, ओन। ये मैंने आपको सिखाया। अल्कोहल के अंदर अगर मुझे किसी वजह से प्रीफिक्स लिखना पड़ा तो मैं लिखूंगा हाइड्रोक्सी। और अगर मुझे सफिक्स लिखना है तो मैं कहूंगा ऑल, ये हटाऊंगा और ऑल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से। अमाइन के अंदर मुझे अगर प्रीफिक्स लिखना है तो मैं लिखूंगा अमाइनो, AMINO, अमाइनो। और सफिक्स लिखना होगा तो मैं ई हटाऊंगा और क्या लिखूंगा, अमाइन। अब ईथर के अंदर देखिए, ईथर का सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ऐसा लिखा था हमने, अल्कोक्सी। उनका कोई भी सफिक्स होता ही नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। अल्कीन जो है ये ईन है, यानी डबल बॉन्ड है, जो हम हमेशा सफिक्स में लिखते हैं। तो अल्कीन का सिर्फ सफिक्स होता है, प्रीफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अल्काइन का भी ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लिखते हैं, जो कि सफिक्स ही होता है। इनका भी प्रीफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन होता है उसको हम लिखते हैं हेलो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, आयोडीन होगा तो आयोडो। तो ये हमेशा हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, इनका सफिक्स होता ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से नाइट्रो जो है वो भी हम लोग सिर्फ प्रीफिक्स में लिख सकते हैं, इनका सफिक्स
होता ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको जो चार्ट है बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको सिखाता हूँ ताकि आपको समझे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए ये आपका लर्न नहीं हुआ है, मुझे पता है, अभी आप इसमें से देख के आंसर करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करके रखें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी चीजें समझे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये फंक्शन ग्रुप यहाँ पर मैंने दिया है CH3 CH CH CH3, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 2 फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये एक अल्कोहल फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये एक अमाइन फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है। सही है, जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होते तो हम क्या करते हैं, दो में से किसी एक को मेन फंक्शन ग्रुप यानी प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए अल्कोहल और अमाइन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका प्रेफरेंस ज्यादा है। तो ऑर्डर देखिए, एसिड, एस्टर, असाइल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड के बाद आएगा कीटोन, कीटोन के बाद है अल्कोहल और फिर अमाइन। तो देखिए अल्कोहल और अमाइन में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अल्कोहल मेरा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बनेगा। देखिए ये अल्कोहल मेरा क्या बन गया, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। सही है, तो इसका मतलब अमाइन जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। बात समझ में आई। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शन ग्रुप के हिसाब से सोचना होता है। जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है बेटा, उसको एज ए ब्रांच कंसिडर करो। जैसे मिथाइल कैसे हम कंसिडर करते हैं ब्रांच, उसी तरह से इसे भी ब्रांच की तरह कंसिडर करो। ध्यान रखो, जो सेकेंडरी वाला होता है इसे कैसा कंसिडर करो, ब्रांच की तरह कंसिडर करो। और जो प्राइमरी वाला होता है उसे हम मेन फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं इसको छुपा दीजिए, इसको छुपा दीजिए। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है अपना, अल्कोहल। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करनी चाहिए जहां से अल्कोहल को सबसे कम नंबर मिले। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसी ही आ रही है, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 तो अल्कोहल को 2 नंबर आएगा, और अगर यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 अल्कोहल को 3 नंबर आएगा। तो मुझे बताइए कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, जहां से मेन फंक्शन ग्रुप यानी अल्कोहल को कम नंबर मिले। मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां से नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए इसका जो रूट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए मैं लिखूंगा एन। ठीक है, तो ये ब्यूटेन लिखा। अब देखिए इसके पीछे जो हम लिखेंगे वो सफिक्स होगा और उसके आगे जो लिखेंगे हम वो प्रीफिक्स होगा। ठीक है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना उसका सफिक्स होता है, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। तो ब्रांचेस हम कहाँ लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स में लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए मेन फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है तो पीछे अल्कोहल का नाम आएगा, तो मुझे ई रिमूव करना चाहिए। और अल्कोहल के कॉलम में देखिए सफिक्स क्या है, अल्कोहल के कॉलम में सफिक्स क्या है, ऑल है, और पोजीशन क्या है 2, तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूटेन 2 ऑल। समझ में आया। और ये एज अ ब्रांच है तो ये अमाइन है, इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो आप इसमें जाइए, अमाइन देखिए, अमाइन के अंदर प्रीफिक्स लिखना है क्योंकि वो ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अमाइन का प्रीफिक्स क्या है, अमाइनो, AMINO, अमाइनो। तो उसको मैं इसके आगे लिखूंगा AMINO, अमाइनो। ठीक है, जरा AMINO, और उसको B से अच्छे से कनेक्ट करूंगा। अब अमाइनो जो है उसका पोजीशन क्या है 3, तो मुझे लिखना पड़ेगा 3। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो गया 3, ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया 3 अमाइनो ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो इस तरह से रूल्स यूज करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम प्रायोरिटी सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं दिया समझो एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्डिहाइड भी है, तो बताओ कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्या बनेगा मेन पेरेंट, अल्डिहाइड क्या बनेगा सेकेंडरी पेरेंट। उसका हम क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, और मेन पेरेंट का हम क्या लिखेंगे सफिक्स। इस तरह से तो ये चार्ट जब तक आपको याद नहीं होगा ना तो आप आगे का जो कंपाउंड उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने देके आपको बताया कि किस तरह से ये सॉल्विंग होती है। ठीक है, तो चलिए आप क्या करिए, आप अच्छे से ये चार्ट अभी लिख लीजिए बुक के अंदर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत अच्छे से नेक्स्ट हफ्ते तक लर्न करिए, लिखिए 5-5 10 बार, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और फिर ही हम इसके ऊपर आगे वाले एमसीक्यूज आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज राइट दिस डाउन, अंडरस्टैंड इट। धीरे धीरे मैं आपको और भी प्रैक्टिस में स्ट्रॉन्ग करवाते जाऊंगा। पर याद रखिए बच्चों, जब तक आप ये चार्ट लर्न नहीं करेंगे आगे पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो प्लीज एज अ गुड स्टूडेंट आप इसको लर्न करिए, लिखिए, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो जरूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।